हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है इस विद्या कुल के परिवार में। आई होप बेटा आज का डे आपका बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टफुल रहा होगा। और आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 11th का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एक बहुत ही जानदार चैप्टर नंबर 7 विच इज़ अ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप एक बार खुद देख सकते हो कि यहाँ पे बेटा हम लोग वो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस करते हैं जहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जैसे ऐसे समझो कि 10 लोग मान लो कि तुम्हारे घर से आए हैं, 10 लोग मेरे घर से आए हैं। डेफिनेटली वो लोग आपस में मिलना चाहते हैं तो सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो मैं तुमसे ये बोलूँगा कि आखिर टोटल कितने हैंडशेक हुए। क्वेश्चंस तो ऐसे बन ही सकते हैं कि आखिर टोटल कितने हैंडशेक हुए, मतलब कि वहाँ पे परमिटेशंस कितनी हैं, वहाँ पे अरेंजमेंट्स क्या हैं। कुल मिलाकर के यही बातें हम लोग करते हैं परम्यूटेशंस में। और कॉम्बिनेशंस में हम लोग चर्चा करते हैं सिलेक्शन को लेकर के। तो कभी हम लोग कॉम्बिनेशंस पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे परम्यूटेशन से चीजें कि परम्यूटेशंस क्या है। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश का एक थॉट है, स्क्वायर द सर्कल। स्क्वायर द सर्कल बेसिकली स्विट्जरलैंड का थॉट है, वहां से आया था, स्विस थॉट है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे सामने परेशानियां हैं उन परेशानियों का सॉल्यूशन निकालना। एट द एंड यहाँ पे एक ही बात बोला जाता है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको हम अनदर टर्म में ये बोल सकते हैं कि जो भी मेरे उस चीज़ के परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हम उसको रख लें। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आगे आ सकती हैं, किस किस तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, वही चीज़ हम लोग परम्यूटेशंस में चर्चा करते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गया कि ये हमारे लिए चैप्टर परम्यूटेशंस क्या लेकर के आएगा। दूसरा चीज कि क्या ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, तो आंसर है कि डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्लास 11th में देखने को मिलता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस आपको जेई के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तीसरा सीयूईटी में भी देखो ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते ही बनते हैं। और सबसे खास बात यह है कि एक एग्जाम होता है वेब जी का, कहीं वेस्ट बंगाल के अंदर वहाँ पे जो जेई होता है, वहाँ पे जो कॉलेजेस मिलते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ का तो ये एक फेवरेट टॉपिक है परम्यूटेशंस। वहाँ से उस एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। आप IMU CET की बात कर लो, जबकि मर्चेंट नेवी वगैरह के लिए होता है, वहाँ के लिए भी आपको बेटा परम्यूटेशंस टॉपिक बहुत मायने हैं। आफ्टर ऑल समराइज करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि परम्यूटेशंस अच्छा खासा टॉपिक है, हर एक एग्जाम में तुम्हें देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट होता है ऑब्जेक्ट का। अगर तुम यहाँ से बेटा चीज़ों को नोटिस करोगे तो तुम बस एक ही चीज़ पाओगे कि परम्यूटेशंस क्या है, तो परम्यूटेशंस अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का, है ना। अरेंजमेंट होता है ऑब्जेक्ट का इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऑर्डर कुछ भी हो, वो ऑर्डर ना स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब कि वो ऑर्डर डिफाइंड होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑर्डर इन द मैथमेटिकल टर्म्स। या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ों का चूज करने का तरीका, वे ऑफ सेलेक्टिंग। जैसे मान लो कि हमारे पास 5 टिफिन रखा हुआ है और मान लो कि मैं अपने ऑफिस ही आ रहा हूँ, तो मैं कौन से डे को कौन से टिफिन चूज कर रहा हूँ, क्या परम्यूटेशंस है, कितने तरीके हैं कि मैं इस तारीख को ये वाली टिफिन लेके जा सकता हूँ। तो विच इज ऑल अबाउट परम्यूटेशंस, अरेंजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम लोग अरेंज कर रहे हैं, यही चर्चाएं हम लोग करते हैं। और देखो वेयर इज द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शंस मैटर, डेफिनेटली मैटर करता ही करता है। जैसे कि तुम इस फिगर में देखोगे तो ये एक बस है, ये यहाँ पे अगर तुम लोग PDF ओपन करोगे तो तुम्हें बेटा ये दिखेगा, ये एक बस है, इसके आगे एक बस और लगा है। इसी बस को बेटा कहीं कहीं पे देखो ये उल्टा भी दिखाया गया है। मतलब इस बस को तुम किस तरीके से रख सकते हो, वो भी क्या है, एक परम्यूटेशन ही है। किस तरीके से तुम उसको रख सकते हो, कोई ऐसे रखेगा बस को, कुछ उसी बस को ऐसे रखेगा, कोई बिल्कुल पलटा देगा। तो ये छोटी सी छोटी चीज़ें हैं हमारे पास। जैसे मान लो कि छोटे छोटे तुम्हें ये आदमी नजर आ रहे होंगे, है ना, PDF ओपन करा तुम्हें दिखेगा, तो वो आदमी कौन से ऑर्डर में ऐसे खड़े हैं, कौन से ऑर्डर में खड़े नहीं हैं, तो ये भी चीज़ हम लोग परम्यूटेशंस में ही देखते हैं। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो परम्यूटेशंस के अंदर हमें 3 चीज़ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। पहला है n, दूसरा है r, तीसरा है फैक्टोरियल। समझे। तो अगर कभी भी तुम्हें n दिखेगा, हालांकि तुम्हें ना कुछ परम्यूटेशंस इस तरीके से देखने को मिलेगा, डोंट वरी, वो तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा वो परम्यूटेशंस।
परमिटेशन कुछ ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा एन पी आर, एन पी आर के फॉर्म में। तो एन क्या है पहले मैं बता देता हूं, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लो कि टिफिन वाली ही एग्जांपल ले लूं, तो मेरे पास टोटल कितने टिफिन है, तो 5 टिफिन है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एन जो होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैं ये आर की बात करूं तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग अरेंज्ड, मतलब कि कितने तरीके से, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे कैसे हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे। अभी वो हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बेटा यहाँ बहुत ही छोटी सी चीज हमें देखने को मिलती है, और वो पार्ट है हमारा फैक्टोरियल। वो पार्ट क्या है हमारा, फैक्टोरियल। तो ये दो बात को समझने से पहले मुझे लगता है कि आपको फैक्टोरियल के बारे में जानकारी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आओ एक बार चर्चा करते हैं कि आखिर ये फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल क्या है? अगर मैं तुम्हें फैक्टोरियल की चर्चा कराऊं तो फैक्टोरियल बहुत ही इजी टर्म में मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैंने बोला 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो मैं बार बार ये ना लिख करके मैं वहां एक टर्म लिख सकता हूं जिसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। वैसे ही अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि ये यहां दे रखा है 6 फैक्टोरियल, तो मैं 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अच्छा, मेरा ना दिमाग कभी कभी ये भी सोच सकता है कि जब मैं इस पूरे चीज को इतना लिख ही सकता हूं तो क्यों ना मैं यहां पे ऐसे ही लिखूं। तो अगर तुम बेटा ऐसे भी इन चीजों को लिखोगे तो आप गलत नहीं कहलाओगे, एक बात ध्यान रखना। अगर ऐसे भी आप चीजों को लिखोगे तो आप गलत नहीं कहलाओगे, डेफिनेटली वो बेटा सही होगा। तो आप इस तरीके से भी चीजों को जा सकते हो लिख करके। तो एक मैं छोटी छोटी बस में तुम्हें बहुत ही काम की बातें बताना चाहता हूं कि अगर मान लो कि कभी भी लेट सपोज अगर ऐसे दे रखा है 11 फैक्टोरियल, तो बेटा ये हमारे पास पूरा अधिकार है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। मैं इस पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। मैं इन चीज़ों को ऐसे करके लिख सकता हूँ। पर आफ्टर ऑल तुम्हें ना एक चीज़ देखेगा, जैसे कि मान लो कि मैं बेटा बात कर रहा हूँ n फैक्टोरियल का, समझ रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ n फैक्टोरियल का। तुम जैसे देखो ना, मैंने यहाँ क्या बात किया 11 फैक्टोरियल का, और 11 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखा, एक बार 11 फिर 1 कम 10 फिर 1 कम 9 फिर 1 कम 8। तो यहाँ से ना मेरी बुद्धि खुल के आई कि मैं n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ n, ये 1 कम n-1, यहाँ से फिर 1 कम मतलब कि n-2, यहाँ से फिर 1 कम मतलब कि n-3, और इनटू लास्ट में जनरली क्या हो जाएगा हमारा, जो भी रहेगा जैसे n-1 n-2 n-3, और वो हमारा n फैक्टोरियल बराबर n, एक ही बात है बेटा, आप इन्हें इसको ऐसे अपोजिट में कर लो, मतलब ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। n-3 हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n-4 फैक्टोरियल। मतलब वो चलता जाएगा, वो n फैक्टोरियल तक वो चलता जाएगा, कंटिन्यू वो चलता जाएगा। ऐसे इन चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि देखो ना 11 n, ये 10 1 कम n-1, 2 कम, ये 3 कम, ये 4 कम। तो ये मैं लिखता सकता हूँ, मतलब इन्फिनिटी तक मैं वो 1 तक जा सकता हूँ लेकर के। तो यहाँ से ना एक हमें पॉइंट सीखने को मिला, और यहाँ से हमें ये चीज़ सीखने को मिला है, वो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ से क्या सीखने को मिला। यहाँ से हमें ये पार्ट सीखने को मिला कि जो n फैक्टोरियल होता है वो n इंटू n-1 फैक्टोरियल होता है। दिख रहा है ना, क्योंकि मैं तो यहीं पे कहानी खत्म कर सकता था n-1 फैक्टोरियल तक ही।
तो ये मैं कह सकता हूं कि जो n फैक्टोरियल होता है वो n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। और यहीं पे बहुत ही एक प्यारा सा चीज निकल करके सामने आती है कि क्या होगा जब मैं n को 1 के बराबर रख दूं। और जैसे ही बेटा मैंने n को 1 के बराबर रखा तो मेरे सामने बहुत ही एक मिरेकल देखने को मिला, मिरेकल। और वो मिरेकल क्या हुआ कि ये हमें क्या लिख जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये क्या दिखेगा 1 फैक्टोरियल, ये क्या दिखेगा 1, और ये क्या दिखेगा 0 फैक्टोरियल। और यहां से मैं कह सकता हूं कि जो 0 फैक्टोरियल हुआ वो क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाई 1। तो मैं कह सकता हूं कि जो 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है। तो कई बार ऐसे हमारे सामने टॉपिक्स बनते हैं कि क्यों 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो बेटा ये हमारे पास रीजन है कि 0 फैक्टोरियल 1 इसीलिए होता है। समझ में आया ना? बिल्कुल। तो फैक्टोरियल क्या है? बेसिकली फैक्टोरियल अगर मैं लिखता हूं 5 फैक्टोरियल तो वो 1 2 3 4 5 पूरा उनका सम होता है ना, वो उसका पूरा का पूरा सम होता है। अब जैसे जानते हो कभी कभी ऐसे भी हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस देखने को बन जाएंगे। लेट्स सपोज क्वेश्चन बन गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। तो यहां पे ना कुछ बच्चा ऐसा होगा जो इसको पूरा सॉल्व करेगा कि 8 फैक्टोरियल होता क्या है, मतलब 1 से लेकर के वो 8 तक मल्टीप्लाई करेगा। फिर एक बच्चा ऐसा होगा जो वो 7 फैक्टोरियल यानी कि 1 से लेकर के 7 तक चीजों को मल्टीप्लाई करेगा। बट ऐसे हमें ब्रेन यूज नहीं करना है। मैं इसको सीधे सीधे लिख सकता हूं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और मैं इसको लिख सकता हूं 7 फैक्टोरियल। और ये देखो 7 फैक्टोरियल से ही 7 फैक्टोरियल मैं यहाँ काट सकता हूं, और तब मेरा यहाँ पे देखो बेटा आंसर क्या मिलेगा ओनली 8। तो मैं इस तरीके से भी चीजों को मैं मर्ज कर सकता हूं, अपने रास्ता को शॉर्टकट अपना सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कुछ चीजें देखने को मिलेंगी फैक्टोरियल के बेसिस पे। अब और देखो और क्या क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं, थोड़ा और हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि फैक्टोरियल के बेसिस पे हमारे सामने कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि एक देखो हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टोरियल को लेकर के ही कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहां से थोड़ा सा ना तुम लोग सोचना कि एक हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है। अब समझना एक क्वेश्चन हमारे सामने क्या दे रखा है, यही दे देगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक हमारे पास यही चीज ऐसे दे देगा, है ना। थोड़ा सा थिंकिंग पर सोचना, मतलब वो ऐसे ऐसे चीजों को सोचा सकता है, हमें क्या लेकर के चलना है बस वो समझना। ठीक है, राइट। अब तुम ना ये देखो कि अगर तुम्हें ये चीज ढूंढना है 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो बेटा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। बेटा ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, समझे ना। ये कभी भी डायरेक्ट आप लोग माइनस मत करना ऐसे सब सवाल में, ये बिल्कुल भी आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे प्रॉपर 10 फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बेटा 7 फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा ऐसे पूरा का पूरा, और जो भी आएगा आप उसको 3 फैक्टोरियल से माइनस करेंगे। समझे कि नहीं बेटा, पूरा वो सॉल्व होना चाहिए। तो ये एक की पॉइंट था। क्या था ये की पॉइंट, ये क्या है ये की पॉइंट था। ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा यहां वाले में देखें, यहां वाले कंडीशंस में क्या बनेंगी कि 10 फैक्टोरियल, अब ये देखो 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ऐसे में देखो कहानी क्या बनेगी, ये 10 फैक्टोरियल हो गया ना इंटू 9 इंटू 8। अब मेरा ना मन कह रहा है कि मैं नीचे से 7 कट करूंगा, इसीलिए मैं इसको 7 फैक्टोरियल तक ही ले जाऊंगा, और ये नीचे वाले पार्ट को मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिख सकता हूं, और जो मेरे पास ये बचा हुआ है ऑलरेडी 7 फैक्टोरियल मैंने उसको लिखा। अब मैं देखो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल को मैं डिवाइड कर सकता हूं, और जैसे ही मैंने ये डिवाइड किया वैसे ही मेरे को ना 2-3 टर्मिनोलॉजी और मिलेगी। बताता हूं मैं क्या मिलेगी। 2 एकम 2, 2 5 10,
3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15 और 15 इंटू 8, 8 है 20 है, और डिवाइडेड में क्या मिला 1। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 120 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, मेजर हम लोग काटने की सोच सकते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ हमारे सामने कट सकती हैं। तो बेटा इस चीज़ का तुम लोग विशेष ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग और आते हैं जो कि बहुत ही एक प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा इन पे भी आते हैं इन सब क्वेश्चंस पे। लेट्स सी, जैसे कि एक हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। अब यहां वाले क्वेश्चंस में ये बोला है कि तुम इसको एक फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखो। 5, 6, 7, 8 को आप इसको एक फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखो। क्या लिखना है इसको हम लोगों को? एक फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है। तो देखो फैक्टोरियल के फॉर्म में हम लोग लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, और हम जानते हैं कि इसके अंदर 1 है ही नहीं, तो क्यों ना मैं यहाँ स्टार्ट कर दूं 1, 2, 3, गड़बड़ हो गया ना थोड़ा सा, मैं 1, 2, 3, 4, और ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी दे ही रखा है 5, 6, 7, 8, नीचे भी मैं उसी से करता हूँ 1, 2, 3, 4। अब तुम ना ये देखो, अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बेटा नीचे भी मुझे वही ऑपरेशन हूबहू परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी ना वो हमारी चीजें काम आएंगी। ऐसा तो है नहीं कि हमने ऊपर ऑपरेशंस फॉलो कर दिया नीचे किया ही नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए मैं इन पूरे फॉर्मेशंस को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर वाले पार्ट को 8 फैक्टोरियल और मैं नीचे वाले पार्ट को क्या लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल। तो ये जो मेरा टर्मिनोलॉजी है ये मैंने डायरेक्ट ही आपको इनके फॉर्मेट में लिख दिया है। ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर बन जाएगा। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ ऐसा है। पाँच 6, 7 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना है। काफी प्यारा क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का एलसीएम है ना, एलसीएम की बात करते हैं। तो देखो ऐसे सब सवाल में तुम एलसीएम निकालने का क्या अप्रोच बनेगा थोड़ा सा समझना। अगर मैं बात करता हूं केवल 5 फैक्टोरियल की, तो क्या मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल नॉर्मल। क्या मैं 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या मैं 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं 7 हाँ डेफिनेटली 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो अगर आप ना एक चीज यहां पे नोटिस करो तो आप ये चीज नोटिस कर पाओगे कि 5 जो फैक्टोरियल है वो आपको कॉमन नजर आ रहा है, दिख रहा है ये 5 फैक्टोरियल आपको यहां पे कॉमन नजर आ रहा है। तो यही 5 फैक्टोरियल में मैं ऐसे चीजों को ले सकता हूं 5 फैक्टोरियल है ना, 5 फैक्टोरियल आपको देखो वो कॉमन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 6, 7 ये वाले पार्ट को जनरली क्या नजर आएगा आपको, ये 42 नजर आएगा। क्या नजर आएगा बेटा वो, ये आपको 42 नजर आएगा। तो क्या मेरा यही आंसर बनेगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली बेटा ये मेरा यही आंसर बनेगा। लेकिन अगर मैं यहां तक ही आंसर छोड़ दूंगा तो कहीं ना कहीं देखो चीजें दिक्कत हो जाएंगी। आप यहां तक भी चीजों को छोड़ सकते हो, बट वही है ना कि जितना अच्छा करोगे वो बताएगी कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। अब जैसे मान लो कि क्या मैं इस 42 को ऐसे नहीं लिख सकता था 7 इंटू 6, और जरा देखो तो ये क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 7 फैक्टोरियल।
तो अगर मैं बोलूं कि मेरा करेक्ट आंसर ये है तो बिल्कुल सही है भाई, 7 फैक्टोरियल। देखा कि नहीं, बिल्कुल मेरा करेक्ट है, यही मेरा 7 फैक्टोरियल आंसर बनेगा, राइट, यही मेरा आंसर बन सकता है 7 फैक्टोरियल। अब इसी के कॉन्सेप्ट में ना मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और कराता हूं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत बार पूछा है। एक मिनट बेटा देख लूं मैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये मैंने एक क्वेश्चन बेटा थोड़ा वहां से ले रखा है, क्या कहते हैं, जो वेबजी वगैरह होते हैं ना उसमें एग्जाम्स, और ये तुम्हारे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। तो लेट्स सी कि कैसे हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है, कैसे हम लोग इन सब क्वेश्चंस पे टैकल करते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो कि अगर मुझे 10 फैक्टोरियल को बेटा उधर भेजना होगा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, और मेरा आंसर है कि बिल्कुल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। अच्छा, क्या ये वाला पार्ट मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल खत्म, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल खत्म। तो मेरा यहाँ पे जो आंसर बन करके आएगा वो क्या मिलेगा 10, और वो क्या मिलेगा 90, जो कि ये मुझे क्या मिलेगा 100। ये क्या मिलेगा बेटा, जो कि मुझे क्या मिलेगा, ये पार्ट 100 मिलेगा, और यही मेरा आंसर है। यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है। तो एक तरीका तो हमारे पास देखो ये बन सकता है कि डेफिनेटली हम लोग, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि डेफिनेटली हम लोग इन वाले मेथड्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक तरीका देखो और बन सकता है इसके सॉल्व करने का। एक तरीका वो क्या बन सकता है, थोड़ा मैं चेक करता हूं कि सही में एप्लीकेबल होगा कि नहीं। वो 10 इंटू 9 इंटू 8 1 बाई 9 इंटू 8 प्लस 1 बाई 8, 1 बाई 8 कॉमन ले सकते हैं डेफिनेटली बेटा, ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, समझ रहे हो। देखो इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप इस पार्ट को ऐसे लिख लो, इस पार्ट को आप ऐसे लिख लो, वो दे ही रखा है। तो आप एक काम करना, 1 बाई 8 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा 1 बाई 90, और यहाँ पे भी आप 1 बाई 8 फैक्टोरियल को आप कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा 1 बाई 9 प्लस 1। अब देखो 1 बाई 8 फैक्टोरियल से 1 बाई 8 फैक्टोरियल खत्म, और यहाँ पे क्या था, x था ना बेटा, x था। अब ये देखो क्या मिलेगा, x अगर तुम निकालोगे तो 90 बाई 9 और 90 मिला ना 100, सेम ही चीज है। ये भी क्या मिला, 9 को 90 से करोगे 10 आएगा, और वो 90 से एक ही बात है। आप कॉमन लेकर के भी इन सब सवालों को लगा सकते हो, या आपके ऊपर है, ठीक है। तो देखो आज की क्लासेस में हम लोगों ने बेसिकली चर्चा किया फैक्टोरियल के बेसिस पे। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, हमने क्या चर्चा किया। चैप्टर 7 था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। हमने इसमें देखा कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता है, और वो सभी के सभी और अरेंजमेंट जो होते हैं, अरेंजमेंट वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं, और उन्हीं की स्टडी हम लोग करते हैं NPR से लेकर के, जहां पे N होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, R होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग अरेंज्ड, और एक होता है टर्म इसमें फैक्टोरियल। तो आज हम लोगों ने फैक्टोरियल की चर्चा किया, नेक्स्ट डे हम लोग इन सब टॉपिक पे भी बात करेंगे। और फैक्टोरियल में हमने देखा कि एक फैक्टोरियल होता क्या है, क्यों 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, और कैसे कैसे हम एक फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, कैसे एक फैक्टोरियल अपने से कम होता जाता है, वो हमने यहाँ पे बेटा चर्चा किया। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखा कि डायरेक्ट हम लोग ऐसे फैक्टोरियल को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, पर मल्टीप्लाई की बारी आती है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
फिर अगर ऐसे फॉर्म में दिया हो तो कैसे हम एक्स्ट्रा नंबर से ऊपर नीचे गुणा करके एक फैक्टोरियल का फॉर्म देते हैं। फिर एलसीएम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखा, जो फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों ने वो देखा। तो ये था कुछ फैक्टोरियल्स के बारे में। परम्यूटेशंस की बेटा स्टार्ट हो गई है। स्वागत है आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो समझ लो कि ये छोटा सा एक प्री वर्कआउट था आप लोगों के लिए, मतलब कि वार्म अप था। असली अभी लड़ाई बाकी है परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के लिए। और एक मैं तुम्हें छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूं और इसी शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से तुम लोग अगला करोगे। जैसे कि तुम यहां देख रहे हो ना कि 8, 9, 10 ये तीनों का तीनों बेटा बराबर कंटिन्यू नंबर है। 8, 9 और 10 ये तीनों का तीनों क्या है, ये एक कंटिन्यू नंबर है। तो अगर ये कंटिन्यू नंबर होता है और अगर यहां पे x पूछा जाता है, x यहां पे पूछा जाता है, तो सीधे सीधे बेटा आंसर बनता है नीचे वाले का स्क्वायर। मतलब जो भी यहां दे रखा होगा 10 × 10 100 मेरा आंसर। ये जो 10 दे रखा है ना सीधे सीधे 10, तो 10 × 10 वही 100 मेरा आंसर। तो एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसा ही, और इस क्वेश्चन का एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या बन सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ x डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल। तो बेटा सभी लोगों को बताना है कि आखिर x फैक्टोरियल कितना होगा। शॉर्टकट ट्रिक से ट्राई करना, शॉर्टकट ट्रिक से, ठीक है, जो अभी मैंने बताया। हालांकि बहुत से बच्चों का बेटा कमेंट आ भी गया होगा, मतलब कि आंसर आपका। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है कि आखिर इसका आंसर क्या बनेगा। टिल देन बेटा सभी लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ाई पे फोकस करो, तगड़े होने पे फोकस करो। बाय बेटा, मिलते हैं आप सभी लोगों से। लव यू ऑल।